हेलो स्टूडेंट, आज जो हम टॉपिक लेकर हाजिर हुए हैं वो है ध्वनि। इस अध्याय के अंदर हम ध्वनि से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण बातों को देखेंगे, साथ ही साथ उन पर किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में उनको भी हम यहीं पर देखते हुए जाएंगे। तो पॉइंटों के आधार पर हम देखेंगे। तो देखिए बच्चों, ध्वनि होती क्या है। हम ध्वनि से पहली बात तो पहले से ही परिचित हैं कि ध्वनि होती क्या है। ध्वनि का मतलब होता है, जिसको इंग्लिश में हम साउंड बोलते हैं, ये हमारी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा महसूस की जा सकती है, सुना जा सकता है ध्वनि को। ध्वनि हम जानते हैं हमारे पास ज्ञानेंद्रियां होती है जिससे हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, किसी वस्तु को छू पाते हैं, किसी वस्तु को महसूस कर पाते हैं। ऐसे ही ध्वनि जो होती है इसको हम सुन पाते हैं, हमारी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा सुनी जाती है। अब ध्वनि को हम पॉइंट वाइज एक एक करके देखेंगे और इस पर आधारित प्रश्न किस तरह से आते हैं एग्जाम में, उन सब को भी हम यहीं पर देखते जाएंगे। तो शुरुआत हम करते हैं कि ध्वनि क्या है, ध्वनि होती क्या है। तो ध्वनि जो होती है वो एक प्रकार की है यांत्रिकी ऊर्जा है। ध्वनि जो है वो एक प्रकार की यांत्रिक ऊर्जा है। और ध्वनि जो होती है वो किसके रूप में होती है, तो तरंगों के रूप में होती है। हमने सुना भी होगा, हम बोलते हैं कि ध्वनि तरंगे उत्पन्न हो रही है। तो ध्वनि जो होती है वो तरंगों के रूप में होती है और ये एक यांत्रिक ऊर्जा होती है। तरंग किसे कहते हैं, तो हमने देखा होगा जिस तरह से कोई सागर होता है, महासागर होता है, उसमें जो लहरें होती है, लहरें इस तरह से चलती हैं। हम लहरों की जब भी ड्राइंग बनाते हैं, इस तरह की कुछ बनाते हैं, तो ये जो लहरें होती है इन्हें ही हम क्या कहते हैं, तरंगे कहते हैं। तो ध्वनि पहली बात होगी ये एक यांत्रिक ऊर्जा है और ये तरंगों के रूप में होती है। और ध्वनि को हमने सुना तो है ही, हम जानते हैं ध्वनि किस किस से उत्पन्न होती है। तो कोई भी स्पीकर होता है जिसकी सहायता से हम गाने सुनते हैं, या ये माइक है इसकी सहायता से मैं यहाँ बोल रहा हूँ और मोबाइल से आप सुन रहे हैं, तो वो भी एक वो ध्वनि है। इस तरह से हमने ध्वनि को समझते तो हैं हम कि ध्वनि होती क्या है और ध्वनि को इस तरह से लिखते हैं। दूसरा पॉइंट हम लेके चल रहे हैं कि ध्वनि की उत्पत्ति किससे होती है। तो ध्वनि की उत्पत्ति किससे होती है, हमारे दैनिक जीवन में हम देखते हैं कि ध्वनि सामान्यतः अगर हम पूछेंगे कि ध्वनि किससे उत्पन्न होती है, तो हमने हमारे दैनिक जीवन में देखा है कि ध्वनि स्पीकर से उत्पन्न होती है। लेकिन अगर मैं बात करूं मेरी, कि मैं बोल रहा हूं, तो मेरी ध्वनि कहां से उत्पन्न हो रही है, हमारे अंदर क्या कोई स्पीकर लगा हुआ है, तो हमारे अंदर तो कोई स्पीकर नहीं लगा हुआ। तो ध्वनि उत्पन्न किस वजह से हो रही है, तो ध्वनि उत्पन्न होने का जो कारण है वो होता है वाइब्रेशन या होता है कंपन। तो ध्वनि जो उत्पन्न होती है वो किससे उत्पन्न होती है, कंपन से उत्पन्न होती है, वाइब्रेशन से उत्पन्न होती है। अब ये कंपन क्या होता है, वाइब्रेशन क्या होता है। कोई भी एक वाद्य यंत्र ले लेते हैं, जैसे सितार ले लेते हैं, हम सितार में हम जानते हैं, सितार या गिटार ले लेते हैं, तो हम उसमें जानते हैं उसमें वायर होते हैं, तार होते हैं और बहुत तने हुए होते हैं, खिंचे हुए वायर होते हैं। जब हम उन वायर में, जैसे ये कोई सितार का वायर है, अगर मैं इस वायर को पकड़ के नीचे खींचूं थोड़ा सा, तो थोड़ा नीचे खींचा और उसके बाद मैं इसको छोड़ दूं, तो मैं जानता हूं ये वायर ऊपर और नीचे इस तरह से ये वाइब्रेट होने लग जाएगा, ऊपर नीचे इस तरह से वाइब्रेट होने लग जाएगा। अगर हम उस सितार के तार को देखें तो वो वाइब्रेट जो होने लग जाता है, जो इसमें वाइब्रेशन उत्पन्न हो जाता है, इसी को हिंदी में हम बोलते हैं कंपन उत्पन्न हो गया, ये कांपने लग गया, तो कंपन इसमें उत्पन्न हो गया। तो इस कंपन के कारण ही क्या उत्पन्न होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है। तो ध्वनि की उत्पत्ति में हमने देखा कि ध्वनि के उत्पन्न होने का जो वास्तविक कारण है वो होता है कंपन, और इन कंपनों के कारण ही ध्वनि उत्पन्न होती है। आगे हम नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, वो है ध्वनि का संचरण। संचरण का मतलब होता है ध्वनि चलती कैसे है, संचरित कैसे होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे पहुंचती है, उसे हम कहते हैं ध्वनि का संचरण। तो पहली बात तो ये ध्यान में रख लो कि ध्वनि का जो संचरण होता है वो हमेशा माध्यम में होता है, बिना माध्यम के ध्वनि का संचरण नहीं हो सकता। अब ये माध्यम क्या चीज होती है, माध्यम होता है जैसे यहाँ एक बिंदु पर कोई व्यक्ति है, वो यहाँ से बोल रहा है, यहाँ से साउंड वेव जनरेट हो रही है, और यहाँ कोई दूसरे बिंदु बी पर कोई व्यक्ति खड़ा है। अगर इस ए व्यक्ति के द्वारा बोली गई बात अगर बी व्यक्ति तक पहुँच रही है, इसका मतलब ए और बी के बीच में कोई ना कोई माध्यम है। माध्यम का मतलब एक ऐसा पदार्थ है जो ध्वनि को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचाने में मदद कर रहा है, वरना ये ध्वनि जो ए ने उत्पन्न करी है वो बी तक नहीं पहुँच सकती। तो ध्वनि के संचरण में हमने देखा कि ये केवल माध्यम में होती है, यानी ध्वनि का संचरण केवल माध्यम में ही हो सकता है। अब कौन सा माध्यम इन दोनों के बीच में हो सकता है, तो इन दोनों के बीच में कोई ठोस पदार्थ हो सकता है, कोई द्रव्य हो सकता है, या कोई गैस हो सकती है। ठोस, द्रव या गैस, कोई भी माध्यम हो सकता है। इन तीनों ही माध्यम में ध्वनि का संचरण होता है। जैसे ठोस का मतलब क्या होता है, जैसे हमने क्या किया, हमने एक बहुत बड़ा लोहे का पाइप ले लिया, इस तरह से हमने ले लिया। अगर मैं लोहे के इस पाइप पर, इस स्थान पर किसी चीज़ से ऐसे मारूंगा, यहाँ मैंने एक चोट
लगाई इस लोहे के पाइप पर, तो अगर हम कान यहाँ पर लगाएंगे दूसरे किनारे पर, तो ये जो आवाज़ है ये इस लोहे के पाइप में से गुजरती हुई हमको यहाँ पर सुनाई देगी। इसका मतलब ध्वनि इस लोहे के अंदर गति कर रही है। दूसरा उदाहरण द्रव्य का देखो। द्रव्य का मतलब अगर कोई पानी है, पानी के अंदर दो व्यक्ति है, अगर वो एक व्यक्ति यहाँ से पानी के अंदर से बोल रहा है तो कुछ दूर खड़े दूसरे व्यक्ति को पानी में उसकी आवाज़ सुनाई दे देगी। तो ये ध्वनि का जो संचरण है वो द्रव्य में भी होता है। हालांकि द्रव्य में जो ध्वनि का संचरण होता है वो ठोसों की तुलना में कम होता है। ऐसे ही जो गैसें होती है, जैसे वायुमंडल में, यहाँ हम अगर एक व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है, दूसरा व्यक्ति पास में खड़ा है, तो अगर हम बोलेंगे तो एक दूसरे को आवाज़ सुनाई दे रही है, जबकि हम दोनों के बीच में ना तो कोई ठोस रखा है ना ही कोई द्रव्य रखा है। यहाँ तो गैस है, बीच में हवा है, तो हवा के कारण, गैस के कारण भी जो है ध्वनि का संचरण होता है। दूसरी बात कि ध्वनि का संचरण सबसे ज्यादा इन तीनों में किस में होता है, तो सबसे ज्यादा इसमें ठोस में होता है। ध्वनि का सबसे ज्यादा संचरण किस में होता है, ठोस में होता है। सबसे ज्यादा का मतलब सबसे तेज होता है, सबसे अधिक वेग से होता है, सबसे जल्दी होता है ध्वनि का संचरण। ठोस में एक स्थान से दूसरे स्थान पर ध्वनि सबसे तेज पहुंचती है, सबसे अधिक वेग से गति करती है। सबसे कम किस में होता है, तो सबसे कम गैस में होता है। सबसे कम किस में होता है, गैस के अंदर होता है सबसे कम। ध्वनि का सबसे कम संचरण गैस के अंदर होता है। तो हमने यहां देखा कि ध्वनि संचरण के लिए हमें एक माध्यम की आवश्यकता होती है। अब एक कंडीशन और ले लेते हैं इस ए बिंदु और बी बिंदु के बीच में, कि जब इन दोनों व्यक्तियों के बीच में कुछ भी नहीं हो, ना तो ठोस हो, ना द्रव हो, ना गैस हो, अर्थात ये दोनों व्यक्ति कहाँ खड़े हैं, ये अंतरिक्ष में खड़े हैं। अंतरिक्ष के अंदर हम जानते हैं कि वहां पर निर्वात होता है। निर्वात का मतलब वहां कोई भी वायु भी नहीं है। तो वायु जब इन दोनों व्यक्तियों के बीच में नहीं है तो ये व्यक्ति कितनी भी जोर से बोले, अगर हम अंतरिक्ष में खड़े होकर के दो व्यक्ति एक दूसरे से अगर बात करना चाहेंगे या कितनी भी जोर से चिल्लाएंगे, तो वो अगर दूसरा व्यक्ति हमारे पास भी खड़ा होगा तब भी दूसरा व्यक्ति हमारी आवाज को नहीं सुन सकता। क्यों नहीं सुन सकता, क्योंकि अंतरिक्ष में दोनों व्यक्तियों के बीच में कोई भी माध्यम नहीं है, और माध्यम नहीं होने की वजह से एक व्यक्ति के द्वारा कही गई बात दूसरा व्यक्ति कभी भी नहीं सुन सकता। अंतरिक्ष में दो व्यक्ति अपनी एक दूसरे को जब भी कोई कहना चाहते हैं तो वो केवल इशारों के माध्यम से समझाते हैं, दोनों व्यक्ति कभी भी बात नहीं कर सकते। इसलिए निर्वात में कभी भी ध्वनि का संचरण नहीं होता। तो यहां पर हम लिख दें कि निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं होता। निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं होता है। नेक्स्ट हम टॉपिक ले रहे हैं, इसमें वो है ध्वनि की प्रकृति कैसी होती है। ध्वनि की प्रकृति कैसी होती है, तो जानते हैं, हमने अभी देखा है कि ध्वनि जो होती है वो एक तरंग के रूप में चलती है। ध्वनि किस रूप में होती है, तरंग के रूप में होती है। तो थोड़ा सा हम तरंग को देख लें, क्योंकि तरंगे दो प्रकार की होती है, उनमें से दूसरा प्रकार हमारा ध्वनि में आता है। तो तरंगे कितनी प्रकार की होती है, इसको हम थोड़ा सा लिख दें। तो तरंगे दो प्रकार की होती है, एक होता है अनुप्रस्थ तरंग और एक होता है अनुदैर्घ्य तरंग। ये दो प्रकार की होती है, जिसमें से ध्वनि कौन सी वाली है, तो ध्वनि जो है वो अनुदैर्घ्य तरंग के अंदर आती है। ध्वनि किसका उदाहरण है, अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण है। लेकिन जब तरंगों की बात आई है तो हम इन दोनों को समझ भी लें कि अनुदैर्घ्य क्या होता है और अनुप्रस्थ क्या होता है। तो देखिए, अनुप्रस्थ तरंग का क्या मतलब होता है। तरंग में क्या होता है बच्चों, दो चीजें होती है। एक तो तरंग कंपन के कारण उत्पन्न होती है, कंपन होता है, ये अणु है, ये कोई परमाणु है, ये ऊपर नीचे इस तरह से कंपन कर रहा है। दूसरा, कंपन के साथ साथ ये तरंगे आगे भी बढ़ती है, आगे भी बढ़ती है, अर्थात कंपन तो उत्पन्न होगा। जैसे हमने महासागर में देखा होगा, उसमें लहरें तो उत्पन्न होती है, लेकिन वो लहरें आगे भी बढ़ती है। तो दोनों चीजें इसमें होती है, एक कंपन और एक आगे बढ़ना। तो दो चीजें हो गई, एक तो इसमें कंपन और एक आगे बढ़ना। तो अनुप्रस्थ तरंगे कैसी होती है कि इनमें जो कंपन होता है वो और आगे बढ़ने की दिशा, ये दोनों कितने होते हैं, एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पर बने होते हैं। जैसे महासागर की लहरें हम ऊपर नीचे होती है, लेकिन लहरें आगे इस दिशा में बढ़ती है। तो हम देख रहे हैं कि ऊपर नीचे होने की दिशा ये वाली है और आगे बढ़ने की दिशा ये 90 डिग्री का कोण जिसमें भी होता है, तो इसे हम कहेंगे कि इसमें जो होता है कंपन और तरंग संचरण। कंपन की दिशा मतलब ये, और तरंग संचरण मतलब तरंग किस दिशा में जा रही है, तो ये दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पर होते हैं, 90 डिग्री पर होते हैं। ऐसा जिसमें होता है उसे हम क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। अब अनुदैर्घ्य तरंग क्या है, तो अनुदैर्घ्य तरंग में जो होता है वो उसमें माध्यम में जो कण होता है उसके कंपन की दिशा और उसके संचरण की दिशा,
दोनों एक ही दिशा में होते हैं। जब कोई कण कंपन भी इसी दिशा में कर रहा है और संचरण भी इसी दिशा में हो रहा है, दोनों के बीच में थीटा कितना है, 0 डिग्री है। ऐसी तरंगों को हम कौन सी कहते हैं, तो अनुदैर्ध्य तरंगे कहते हैं। अब ध्वनि जो तरंग है वो हमारे अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है। हम यहीं पर साथ में कुछ उदाहरण लिख लेते हैं इनके और समझ ले कि कौन सी तरंगे किस प्रकार की होती है। देखो, जो प्रकाश होता है, लाइट होती है वो, और तनी हुई रस्सी, तनी हुई रस्सी, तनी हुई रस्सी का क्या मतलब है, दो बिंदु हैं, दोनों बिंदु पर हमने कोई खींच के रस्सी बांध दी, जैसे गिटार के अंदर होती है, जैसे सितार के अंदर होती है, वाद्य यंत्रों के अंदर होती है। तो उन सब के अंदर हम देखेंगे, जैसे हमने इसको हिला के छोड़ दिया, नीचे खींच के छोड़ दिया, तो कंपन कहाँ हो रहा है, ऊपर नीचे। लेकिन ये संचरण किस दिशा में होता है, इस दिशा में होता है। अगर हम इस तार को इस जगह से खींच करके छोड़ देंगे तो ये इस तरह से लहर बनते हुए जाएगा आगे की ओर। तो इसमें संचरण की दिशा और कंपन की दिशा लंबवत होती है, इसलिए तनी हुई रस्सी के अंदर हमेशा अनुप्रस्थ तरंग होगी। ऐसे प्रकाश जो लाइट होती है वो भी अनुप्रस्थ तरंग होती है, क्योंकि प्रकाश में भी कंपन की दिशा और संचरण की दिशा दोनों लंबवत डिग्री होती है। अनुदैर्ध्य तरंग कौन सी होती है, तो एक तो ध्वनि तरंग हो गई, क्योंकि ध्वनि तरंग में कंपन और संचरण दोनों एक ही दिशा में होता है। साथ ही साथ एक उदाहरण और हम यहाँ देख लें, ये स्प्रिंग जो होती है, उसमें स्प्रिंग में जो कंपन होता है वो भी अनुदैर्ध्य होता है। स्प्रिंग में कंपन कैसे, तो कोई दृढ़ आधार लिया, उससे हमने स्प्रिंग बांध दी, यहाँ हमने कोई वजन लटका दिया, इस वजन को मैं थोड़ा सा नीचे खींचूंगा और छोड़ दूंगा, तो ये वजन पहले नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर आएगा। तो इसमें जो कंपन हो रहे हैं वही दिशा, इस दिशा में हो रहे हैं, और इसका संचरण भी इसी दिशा में, नीचे या ऊपर। तो देख रहे हैं दोनों एक ही दिशा में है। तो स्प्रिंग में और ध्वनि में दोनों में अनुदैर्ध्य तरंगों का उदाहरण है, और प्रकाश और तनी हुई डोरी ये अनुप्रस्थ तरंगों का उदाहरण है। तो यहाँ हमको ये देखना है कि ध्वनि की प्रकृति कैसी है, ये पूछ रहा है कि ध्वनि की प्रकृति, इसका मतलब ध्वनि जो तरंग है वो अनुदैर्ध्य है या अनुप्रस्थ है, तो ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग के अंदर आती है। तो कारण क्या है इसका, क्योंकि इसमें कंपन की दिशा और संचरण की दिशा दोनों एक ही दिशा में होते हैं। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट ध्वनि के अभिलाक्षणिक, ध्वनि की कुछ कैरेक्टरिस्टिक हम पढ़ेंगे कि ध्वनि जो होती है, हम देख रहे हैं कि ध्वनि जब भी उत्पन्न होती है, जैसे मैं बोल रहा हूं या कोई अन्य व्यक्ति यहीं पर आकर के बोलेगा, तो दो व्यक्ति जब भी बोलेंगे तो आप देखोगे कि दोनों की ध्वनि में भी कुछ अंतर है। हालांकि दोनों ही अपने मुंह से क्या उत्पन्न कर रहे हैं, ध्वनि उत्पन्न कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उन दोनों की ध्वनि में अंतर है। कैसे अंतर है कि कोई आदमी बोलेगा तो उसकी आवाज में हम सुन पाएंगे कि भारी सी आवाज हमको लगती है, ऐसे ही कोई लेडी अगर बोलेगी तो उसकी आवाज तीखी हमको सुनाई देती है, पतली उसकी आवाज हमको सुनाई देती है। हम दोनों की आवाज में अंतर कर सकते हैं, किसी के बोलने मात्र से केवल हम सुन करके बता सकते हैं कि ये लड़का है या लड़की है। इसी प्रकार से यदि कोई जानवर, कोई दूसरा जानवर है, जैसे कोई मच्छर है, कोई शेर है, तो इन सब की आवाज में हम अंतर कर पा रहे हैं। ये सारी ही ध्वनि के उदाहरण है, लेकिन फिर भी हम इनकी आवाज सुन करके पहचान पाते हैं। तो हम कैसे पहचान पाते हैं, तो ये होता है ध्वनि के अभिलाक्षणिक के कारण। ध्वनि के कुछ अभिलाक्षणिक होते हैं, कुछ चीजें होती है जो ध्वनि की हम जब कैलकुलेट करते हैं तो उन चीजों के आधार पर जो है ध्वनि अलग अलग प्रकार की होती है। तो वो कौन कौन सी चीजें हैं, तो वो उसमें आता है ध्वनि का आवर्तकाल, ध्वनि की आवृत्ति, ध्वनि का आयाम और ध्वनि का वेग। ये चार चीजें जब बदलती है तो उन्हीं के कारण ध्वनि हमको अलग अलग सुनाई देती है। तो अब हम इन चार चीजों को एक एक करके देखते हैं और समझते हैं कि ध्वनि किस तरह से अलग अलग प्रकार की हो सकती है। तो हम एक एक करके इन चारों चीजों को समझते हैं। पहला हम ले रहे हैं ध्वनि का आवर्तकाल। तो सबसे पहले मैं ध्वनि को ही बना देता हूं। ध्वनि जो होती है एक प्रकार की तरंग है, यांत्रिक तरंग है, सामने जाना है। तो ध्वनि जो है तरंगों के रूप में गति करती है। ये मैंने एक तरंग का चिन्ह बना दिया, ये हमारे ध्वनि तरंगे हो गई। तो ध्वनि तरंगे इस तरह की कुछ होती है। अब इस तरंगों को ही हमें समझना है। तरंग को हम समझ गए, ये सागर की लहरों की तरह होती है और ये इस तरह से गति कर रही है। ये हमारे पास है ध्वनि तरंग। अब इसमें हम समझते हैं कि आवर्तकाल क्या होता है। तो देखिए बच्चों, ये जो अक्ष है, ये वाला जो अक्ष है, ये अक्ष हमें बताता है समय को। किसको बताता है? समय को बताता है। और दूसरा ये जो इसके लंबवत अक्ष है, ये अक्ष बताता है इसके आयाम को या इसके विस्थापन को। अभी हम विस्थापन कह देते हैं, अधिकतम विस्थापन को ही हम आयाम कह देते हैं। तो ये अक्ष हमारे विस्थापन को बताता है और ये हमारे समय को बताता है। इन दोनों के बीच में हमने क्या बनाया है? तरंगों को बनाया है। और ये जो तरंगे हैं वो कौन सी है? तो ये तरंगे हैं ध्वनि तरंगे। ध्वनि तरंगे। अब हम इसमें पढ़ते हैं कि आवर्तकाल क्या होता है। तो देखो, पहले तो आवर्तकाल को हमको समझना होगा कि आवर्तकाल क्या होता है। इसको कैपिटल टी से लिखते हैं, बड़ा टी से लिखते हैं हमेशा आवर्तकाल को। इसके पीछे काल लग रहा है, काल का मतलब होता है समय। इसका मतलब आवर्तकाल जो है वो कोई ना कोई समय है। तो कौन सा समय है? तो आवर्त।
आवर्त का मतलब होता है एक चक्कर। एक चक्कर का मतलब जैसे कोई बिंदु है, यहाँ से अगर कोई घूम रहा है और ये घूम करके पूरा यहीं पहुंच गया तो इसे कहेंगे एक आवर्त हो गया, एक इसका चक्कर हो गया। और एक चक्कर लगाने में जो समय लगा, जो काल लगा, वो कहलाएगा आवर्त काल। तो आवर्त काल का मतलब हो गया एक चक्कर लगाने में लगा गया समय। तो ये ध्वनि की तरंगे एक चक्कर कब लगा रही, तो देखो इस ध्वनि की तरंग यहाँ से चलना चालू हुई, ये इस तरह से चल रही है और ये यहाँ तक जब पहुंची तो देखो इसका एक चक्कर लग गया। एक चक्कर कैसे लग गया, क्योंकि आगे देखो ये यही वाला चक्कर वापस लगाएगी। अब इस बिंदु से जब ये चालू होगी तो ये ठीक इसी प्रकार है जैसे ये यहाँ से चालू हुई थी, ये यहाँ से चालू होगी और ये यहाँ से घूम करके कहाँ आ जाएगी, यहाँ आ गई। ये इसका कौन सा हो गया, दूसरा चक्कर लग गया, दूसरा आवर्त हो गया। ऐसे ही जब ये यहाँ से चलेगी तो ये यहाँ से चलकर ये तीसरा चक्कर लगाएगी, ये इसका कौन सा हो गया, तीसरा आवर्त हो गया। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका क्या था, पहला चक्कर। फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये क्या है, दूसरा चक्कर। और ऐसे ही यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या है, इसका तीसरा चक्कर। ये चक्कर यानी आवर्त हो गया। तो ये अलग अलग आवर्त है। तो इसको एक आवर्त पूरा करने में जो समय लगा, ये कौन सा अक्ष है बच्चों, समय का अक्ष है। तो इसमें यहाँ से यहाँ तक जाने में जो इसको समय लगा, बस वो उस एक आवर्त को पूरा करने में लगाया गया समय ही इसका क्या है, आवर्त काल है। तो इसको हम लिख सकते हैं ध्वनि तरंगों द्वारा एक आवर्त पूरा करने में लगा समय क्या कहलाता है, तो आवर्त काल कहलाता है। ध्वनि तरंगों द्वारा एक आवर्त पूरा करने में जो समय लगता है वो हमारे क्या कहलाता है, आवर्त काल कहलाता है। तो हम ये समझ गए कि ध्वनि तरंग जब ये चलेगी, देखो ये चलना चालू करा और ये चलकर यहाँ तक पहुंचेगी, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुंचने में जो समय लगा वो इसका क्या कहलाएगा, आवर्त काल कहलाएगा। तो उसे हम क्या लिख देंगे, कैपिटल टी से लिख देंगे। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो समय हुआ वो क्या आ गया, कैपिटल टी आ गया। इस तरह हमने किसको समझा, आवर्त काल को समझा। अब आवर्ती क्या चीज है, तो देखिए जैसे समय चालू हुआ ध्वनि चलना प्रारंभ कर देगी, एक आवर्त, दो आवर्त, तीन आवर्त, चार आवर्त, इस तरह से चलेगी। तो ध्वनि जो होती है वो एक सेकंड में कई आवर्त पूरा कर सकती है। हो सकता है कोई ध्वनि इस प्रकार की हो कि जो एक सेकंड में 10 आवर्त पूरे कर दे, 1 2 3, कितने आवर्त चल दे एक सेकंड में, 10 आवर्त चल दे। कोई ध्वनि और अधिक तेजी से, अगर ध्वनि बहुत तेज से चलेगी, तेजी से चलेगी, अधिक वेग से चलेगी, तो हो सकता है एक सेकंड में 20 आवर्त पूरा कर रही हो। कोई ध्वनि इस प्रकार की हो कि एक सेकंड में 100 आवर्त पूरे कर रही हो। कोई ध्वनि इस तरह से हो कि एक सेकंड में 1000 आवर्त पूरा कर रही हो। तो एक सेकंड में जितने आवर्त चलती है कोई ध्वनि, बस वही उसकी क्या कहलाती है, आवर्ती कहलाती है। आवर्ती को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो न्यू से। ये वी जैसा बनाते हैं हम इसको, तो इसको न्यू कहते हैं। तो इस आवर्ती को न्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो आवर्ती क्या होती है, एक सेकंड में तय किए गए आवर्तों की संख्या। आवर्ती क्या होती है कि एक सेकंड में तय किए गए आवर्तों की संख्या। कोई ध्वनि एक सेकंड में जितने आवर्त चलेगी बस वही उसकी क्या कहलाएगी, आवर्ती कहलाएगी। और इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, न्यू से प्रदर्शित करते हैं। अब एक आवर्तकाल और आवर्ती में सीधा सा संबंध भी हम ज्ञात भी कर सकते हैं। जैसे किसी भी ध्वनि का अगर हमको आवर्तकाल पता हो, हमें बोल दिया जाए कि उसको एक चक्कर लगाने में इतना समय लगता है, अर्थात उसका आवर्तकाल टी दिया हो, तो हम उसकी आवर्ती निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, तो आवर्ती न्यू बराबर होता है 1/t। ये एक छोटा सा फॉर्मूला है, इसको ध्यान में रख लो कि आवर्ती बराबर, इसको यहां पे लिख देता हूं मैं हिंदी में, कि आवर्ती बराबर 1/आवर्तकाल। 1/आवर्तकाल, ये एक फॉर्मूला है जिससे हम आवर्ती को ज्ञात कर सकते हैं कि आवर्ती बराबर 1/आवर्तकाल। या इसका उल्टा भी लिख दो कि आवर्तकाल बराबर 1/आवर्ती। ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं। जैसे एक उदाहरण हम ले लें कि कोई ध्वनि इस प्रकार की है कि जिसका आवर्तकाल t बराबर 10 सेकंड है। इसकी आवर्ती बताओ कि आवर्ती कितनी होगी। तो आवर्ती का फॉर्मूला लगा दो सीधा सा कि आवर्ती बराबर होती है 1/आवर्तकाल t। तो 1/आवर्तकाल कितना दिया, 10, तो 1/10 आवर्ती का मान आ गया। तो इस तरह से 1/10 इसकी आवर्ती हो गई, हम डायरेक्टली ज्ञात कर सकते हैं। तो एक छोटा सा फॉर्मूला है जिससे कभी भी आवर्ती दी हो तो आवर्तकाल और आवर्तकाल दिया हो तो आवर्ती, ये दोनों हम ज्ञात कर सकते हैं। साथ में अब जब हमने आवर्तकाल और आवर्ती देख लिया, साथ ही साथ हम इसका मात्रक भी देख लें। तो आवर्तकाल क्या है, एक आवर्त पूरा करने में लगाया गया समय। अब जब ये समय है तो सेकंड में या मिनट में कुछ भी होगा, लेकिन ये समय है और समय जब होता है तो समय का जो मात्रक होता है वो तो सेकंड होता है, m के s मात्रक। तो समय का मात्रक सेकंड होता है, इसलिए आवर्तकाल का मात्रक भी क्या होगा, सेकंड होगा। तो
आवर्तकाल का मात्रक क्या हो गया, तो आवर्तकाल का मात्रक हो गया सेकंड। इसको हमेशा ध्यान में रखेंगे। और ध्यान कैसे रखेंगे, इसके पीछे क्या आ रहा है, काल आ रहा है, काल का मतलब समय, और समय का मात्रक तो सेकंड होता है। दूसरी बात आवर्ती, आवर्ती का क्या मात्रक है, तो देखो आवर्ती का फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूले से देख लो, आवर्ती 1 आवर्तकाल। तो आवर्ती का जब मात्रक लिखेंगे, इसका जब हम मात्रक लिखेंगे तो वो हो गया 1 आवर्तकाल का मात्रक क्या होता है, सेकंड हो गया। तो आवर्तकाल का मात्रक सेकंड होता है, तो इस आवर्ती का मात्रक हो गया 1 सेकंड। तो 1 इसका मात्रक हो गया। अब 1 को एक शब्द में हम हर्ट्ज भी कहते हैं, HZ, हर्ट्ज भी कहते हैं, हर्ट्ज। तो ध्वनि का जो मात्रक है उसको 1 या हर्ट्ज कहते हैं। तो आवर्ती का भी मात्रक हो गया। अब तीसरी चीज हम देखते हैं ध्वनि की कैरेक्टरिस्टिक में कि आयाम क्या चीज होती है। तो ध्वनि तरंगों पर हम फिर से आ जाते हैं कि यहाँ पर आयाम क्या है। तो देखो हमने 2 बातें समझ ली, आवर्तकाल क्या है, 1 आवर्त पूरा करने में लगाया गया समय, तो यह आवर्तकाल हो गया। इसका उल्टा कर दिया तो आवर्ती हो गया। अब आयाम क्या चीज है, तो आयाम है, देखो ध्वनि तरंगे जो होती है उसमें हम देख रहे हैं ये ध्वनि जो है ये समय वाली अक्ष है। तो इस समय वाली अक्ष से जो ये तरंगे है ये जितनी दूर तक जाती है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये दूरी क्या है, यही दूरी कहलाती है इसका आयाम। आयाम हमें बताता है कि कोई ध्वनि जो है उसे ऐसे समझ लो, ये तरंगे जितनी बड़ी बड़ी होकर चलेगी, जितनी बड़ी तरंगे होगी उतनी तेज हमको ध्वनि सुनाई देगी, और जितनी तरंगे छोटी छोटी चलेगी उतनी कम ध्वनि हमको सुनाई देगी। अर्थात ध्वनि का कम और तेज सुनाई देना किस पर निर्भर करता है, इस आयाम पर निर्भर करता है। जिसके लिए आयाम बड़ा होगा वो ध्वनि ज्यादा तीव्रता की होगी, ज्यादा तेज सुनाई देगी, और जिसके लिए आयाम छोटा होगा वो ध्वनि हमें धीमी सुनाई देगी। तो आयाम को हमने कैसे परिभाषित किया, कि समय वाली अक्ष से जो तरंगों की अधिकतम दूरी जो होती है वो इसकी क्या कहलाती है, आयाम कहलाती है। तो हम कह देंगे समय अक्ष से तरंगों की अधिकतम दूरी, समय अक्ष से तरंगों की अधिकतम दूरी क्या कहलाती है, आयाम कहलाती है। इस तरह से हमने आयाम को परिभाषित कर दिया। अब हम लास्ट टॉपिक ले रहे हैं इसके अंदर कि अभिलाक्षणिक में कि वेग क्या होता है। तो ये जो तरंगे होती है, हमने देखा अभी तरंगे आगे की दिशा में गति कर रही है, तो ये जो तरंगे है ये किस वेग से गति कर रही है, कितना तेज गति कर रही है या धीमी गति कर रही है, वो पता करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, वेग का उपयोग करते हैं। तो वेग को हम यहाँ लिख देते हैं कि ध्वनि तरंग का वेग क्या होता है। तो वेग बराबर क्या होता है, तो वेग के लिए एक फॉर्मूला हमें पहले से ज्ञात है कि वेग बराबर होता है दूरी बटा समय। इतना तो हम जानते हैं, ये फॉर्मूला हमारा पहले से ही पढ़ा हुआ है कि वेग बराबर होता है दूरी बटा समय। तो देखो इसमें दूरी और समय इसमें से ले लेते हैं और फॉर्मूला बनाते हैं। तो यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी है, यहां से यहां तक जाने में तरंगों को टाइम कितना लगा था, वो तो आवर्तकाल है, बड़ा टी, कैपिटल टी, वो तो हमें पता है समय तो, लेकिन दूरी कितनी है, तो यहां से यहां तक ये जो लंबाई होती है इसको हम हमेशा बोलते हैं तरंगदैर्घ्य लैम्ब्डा। किसी भी तरंग के लिए जो एक आवर्तकाल होता है, एक आवर्त पूरा होता है, ये एक चक्कर पूरा होता है, तो एक चक्कर जितनी दूर तक लगता है वो उसकी क्या कहलाता है, तरंगदैर्घ्य कहलाता है। तरंगदैर्घ्य से हम क्या पता करते हैं, ये एक नई शब्द भी यहाँ पर आ गया, क्या चीज है, तो वो है तरंगदैर्घ्य। तरंगदैर्घ्य क्या होता है, तरंगदैर्घ्य का मतलब होता है कि कोई जो ध्वनि तरंग होती है उसके लिए एक आवर्त में चली गई दूरी, एक आवर्त में जितना समय लगता है वो तो है आवर्तकाल, और एक आवर्त में ध्वनि जितनी दूर चलती है वो क्या है, तरंगदैर्घ्य। एक आवर्त में चली गई दूरी, एक आवर्त में चली गई दूरी क्या कहलाती है, तरंगदैर्घ्य कहलाती है। तो यहां से यहां तक की जो दूरी है वो कितनी है, लैम्ब्डा है। तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी आ गई, लैम्ब्डा आ गई, और यहां से यहां तक जाने में समय कितना लगा, तो बड़ा टी लगा। तो दूरी भी आ गई और समय भी आ गया, तो दोनों का मान जब मैं यहां रख दूंगा तो वेग बराबर आ गया, वेग को हम v से लिख सकते हैं, वेग बराबर आ गया, दूरी कितनी है लैम्ब्डा, और समय कितना लगा, बड़ा टी, तो वेग बराबर आ गया लैम्ब्डा बटा कैपिटल टी। तो इस तरह से हमने ध्वनि का वेग निकाल लिया कि वेग बराबर लैम्ब्डा बटा कैपिटल टी। अब देखो यहाँ ये 1 बटा टी, ये 1/t आ रहा है, 1 कैपिटल टी, तो 1 कैपिटल टी को क्या लिख सकते हैं, आवर्ती न्यू भी लिख सकते हैं। तो यहाँ लैम्ब्डा तो पहले से ही लिखा हुआ है, और यहाँ ये जो 1 बटा टी आ रहा है यहाँ ये वाला, इसको 1 बटा टी लिख सकते हैं, बटा में टी है तो 1 बटा टी को न्यू लिख दो, तो लैम्ब्डा न्यू। तो इस तरह से ये वेग का फॉर्मूला हमारे पास बन गया कि वेग बराबर होता है लैम्ब्डा अपॉन कैपिटल टी। इसको हम
तो वेग बराबर होता है लैम्डा अपॉन कैपिटल टी या लैम्डा गुणा न्यू। तो इस फॉर्मूले को भी एक साथ ध्यान रखें, बड़ा महत्वपूर्ण ये फॉर्मूला है। इसकी सहायता से हम वेग भी निकाल सकते हैं, तरंगदैर्घ्य भी निकाल सकते हैं, आवर्तकाल भी निकाल सकते हैं और आवर्ती भी निकाल सकते हैं। ये चारों चीजों में आपस में रिलेशन आ गया। इसके अंदर हमें कोई भी दो चीज पता होगी तो हम तीसरी चीज को ज्ञात कर सकते हैं। बड़ा ही महत्वपूर्ण ये रिलेशन है। इस पर आधारित न्यूमेरिकल भी आते हैं, इनमें से कुछ न्यूमेरिकल हम यहाँ सॉल्व भी कर लेंगे। तो इस तरह से ध्वनि का वेग का फॉर्मूला ये आ गया। तो इस तरह से हमने ध्वनि के चारों अभिलाक्षणिक पढ़ लिया। हम फिर से इन चारों अभिलाक्षणिक को देख लेते हैं। आवर्तकाल का क्या मतलब है कि एक आवर्त पूरा करने में लगा गया समय। तो यहां से यहां तक का जो समय है वो हो गया आवर्त काल, और यहां से यहां तक की जो दूरी है वो क्या हो गई, तरंगदैर्घ्य। तो यहां से यहां तक की दूरी हो गई तरंगदैर्घ्य। आयाम क्या है, तो इस समय वाली अक्ष से ये तरंगे जितनी अधिकतम दूर तक जाती है, ये दूरी, ये क्या कहलाती है, इसका आयाम कहलाती है। तो आवर्तकाल हो गया, आवर्ती होगी, आयाम हो गया, और वेग क्या है, तो ध्वनि तरंगे जितनी तेज गति कर रही है या धीमे गति कर रही है उसका पता करने के लिए, अर्थात उसके विस्थापन में समय के सापेक्ष परिवर्तन कैसे हो रहा है ये पता करने के लिए हम क्या निकालते हैं, ध्वनि का वेग निकालते हैं। ध्वनि का वेग जितना तेज होगा वो ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान पर उतनी जल्दी पहुंच जाएगी, और ध्वनि का वेग जितना कम होगा वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में उतना अधिक समय लेगी। तो ध्वनि का वेग हमने निकाल लिया यहाँ से, तो ये फॉर्मूला हमारे पास ध्वनि का वेग आ गया। तो इस तरह से हमारे पास वेग भी हो गया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं ध्वनि का परावर्तन। ध्वनि परावर्तन क्या होता है, तो परावर्तन का मतलब होता है जब भी कोई तरंग, जैसे मैंने यहाँ से बोला, तो यहाँ से जब मेरी ध्वनि इस तरफ जाएगी और बोर्ड से टकराएगी, और टकराने के बाद अगर इससे ये रिफ्लेक्ट होकर, परावर्तित होकर अगर वापस इसी माध्यम में आ जाएगी तो इसे हम कहते हैं परावर्तन। जैसे हम जानते हैं प्रकाश का परावर्तन होता है, अर्थात ये जो कोई सतह है, इसमें कांच मान लो, इस पर अगर प्रकाश इस तरफ इस दिशा में आकर के गिरेगा तो हम जानते हैं टकराने के बाद प्रकाश इस दिशा में जाता है, तो इसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। उसी प्रकार से क्या ध्वनि में भी परावर्तन होता है क्या, क्या ध्वनि भी टकरा करके वापस उसी माध्यम में मुड़ती है क्या, तो इसका जवाब है हाँ, ध्वनि के अंदर परावर्तन होता है। ध्वनि का परावर्तन होता है, ध्वनि का परावर्तन होता है, अर्थात ध्वनि टकरा करके दूसरी दिशा में मुड़ जाती है। तो ध्वनि में परावर्तन होता है। अब ध्वनि में जो परावर्तन होता है, तो परावर्तन के कारण दो घटनाएं इसमें उत्पन्न होती है। एक होता है प्रतिध्वनि जिसको हम इको बोलते हैं, और एक होता है अनुरणन यानी रिवर्बरेशन। तो प्रतिध्वनि क्या होती है और रिवर्बरेशन यानी अनुरणन क्या होता है, इन दोनों चीजों को हम समझ लेते हैं। तो प्रतिध्वनि और रिवर्बरेशन जो है, इन दोनों में मामूली सा अंतर होता है, एक बारीक सा अंतर होता है, इस अंतर को हमको समझना होगा। तो देखो अंतर क्या होता है कि प्रतिध्वनि का मतलब होता है, जैसे आपने देखा होगा जब हम किसी पहाड़ी क्षेत्र के अंदर जाते हैं और अगर हम वहाँ जोर से चिल्लाएंगे तो हमें हमारी आवाज़ ही फिर से सुनाई देती है। जैसे अगर मैं जोर से बोलूँगा हेलो, तो ऐसा आएगा हेलो 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 हेलो, इस तरह की जो आवाज़ सुनाई देती है, बार बार हमें हमारी ही आवाज़ सुनाई देती है, ध्वनि के प्रति फिर से ध्वनि सुनाई दे रही है, उसे हम कहते हैं प्रतिध्वनि उत्पन्न होना। अगर हमारी आवाज़ का ही फिर से उत्पन्न होना तो इसे हम कहते हैं प्रतिध्वनि होना। दूसरा है अनुरणन। क्या होता है, तो अनुरणन क्या होता है, जब भी कोई साउंड डेवलप होता है उस साउंड को धीरे धीरे वो बिल्कुल कम होता है। जैसे कोई सिक्का अगर गिरेगा तो उसकी आवाज़ कुछ इस तरह की आएगी हमें, जैसे ठन। हम देखेंगे कि ध्वनि जो है वो बिल्कुल तेज आई थी गिरते ही, और उसके बाद वही धीरे धीरे इस तरह से होकर के खत्म हो जाएगी। तो ये ध्वनि जो हमें थोड़ी देर तक सुनाई दे रही है, जिसकी तीव्रता जो है धीरे धीरे कम होकर के फिर वो जीरो हो रही है, तो इसको हम कहते हैं अनुरणन। तो प्रतिध्वनि और अनुरणन में क्या अंतर है, प्रतिध्वनि में तो वही ध्वनि हमको बार बार सुनाई देती है, जबकि अनुरणन में क्या होता है, वो ध्वनि की तीव्रता धीरे धीरे कम होती हुई जीरो तक हो जाएगी। ये अंतर है प्रतिध्वनि और अनुरणन में। अब ये जो प्रतिध्वनि है ये हमको सुनाई कब देती है, क्यों हमको फिर से ध्वनि सुनाई देती है, तो इसका कारण है जैसे कि पहाड़ी क्षेत्र पर हम खड़े हैं तो वहाँ पर बहुत सारे पहाड़ होते हैं, हमने यहाँ से बोला तो ये जो हमारी साउंड है जब ये यहाँ से जाएगी और किसी पहाड़, बड़े से पहाड़ से टकरा करके वापस हमारे पास आएगी तो हमको वो ध्वनि फिर से सुनाई देती है, तो इसे हम प्रतिध्वनि कह रहे हैं। तो प्रतिध्वनि हमें कब सुनाई देती है, कितने समय में सुनाई देती है, तो देखिए बच्चों हमारे कान की एक क्षमता है, वो क्षमता ये कहती है कि हमें जब भी कोई दो साउंड सुनाई दे और दोनों के बीच में अंतर कितना हो, 0.1 सेकंड का हो, 0.1 सेकंड का हो। ऐसा नहीं कि मैंने अभी बोला और ये आवाज़ मुझे 0.1 सेकंड से पहले ही वापस से सुनाई देगी, जब तो हमें ऐसा लगेगा नहीं कि ये प्रतिध्वनि हमें एक ही बार सुनाई देगी। लेकिन अगर मैंने अभी बोला और यही
आवाज मुझे 0.1 सेकंड के बाद फिर से सुनाई दे, तो मैं जो दिमाग है वो इस कान के द्वारा आने वाली इस ध्वनि में विभेद कर पाएगा, अंतर कर पाएगा, और वो दिमाग को ये संदेश पहुंचेगा कि ये ध्वनि मुझे दूसरी बार सुनाई दी है, जिसको हम कहते हैं कि प्रतिध्वनि। तो प्रतिध्वनि हम कब सुनाई देती है कि जब दो आवाजों के बीच में अंतर कितना हो, 0.1 सेकंड से ज्यादा हो। ज्यादा अंतर होगा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 0.1 सेकंड का अंतर तो होना चाहिए। अगर इससे कम समय में हमें दूसरी बार आवाज सुनाई देगी तो हम उसे प्रतिध्वनि नहीं कहेंगे। तो पहली बात तो ये हो गई कि दो आवाजों के बीच में अंतर कितना होना चाहिए, 0.1 सेकंड होना चाहिए, यानी प्रतिध्वनि सुनने के लिए दो आवाजों के बीच में जो अंतर है वो 0.1 सेकंड का होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी चीज कि प्रतिध्वनि सुनने के लिए दो, यानी हम जिधर से बोल रहे हैं वो स्थान और जहां से ध्वनि टकरा कर आ रही है वो स्थान, दोनों के बीच में दूरी कितनी होनी चाहिए। तो दूरी कितनी होनी चाहिए, तो हमें क्या ज्ञात करना है, दोनों के बीच में दूरी ज्ञात करनी है। तो दूरी बराबर क्या होता है, वेग गुणा समय। दूरी का फॉर्मूला होता है वेग गुणा समय। तो ध्वनि किस वेग से गति करती है, तो ध्वनि का वेग जो है 332 मीटर प्रति सेकंड होता है, पर अलग अलग माध्यम होने पर ध्वनि का वेग कम या ज्यादा भी हो सकता है। तो अगर हम औसतन मान लें कि ध्वनि का वेग जो है 350 मीटर प्रति सेकंड है किसी माध्यम के लिए, तो ध्वनि का वेग अगर 350 मीटर प्रति सेकंड है, ध्वनि हमको कितने सेकंड में सुनाई देनी चाहिए, 0.1 सेकंड में सुनाई देनी चाहिए, क्योंकि तभी हमें प्रतिध्वनि सुनाई देगी। कम से कम समय है ये, तो 0.1, इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आ गया, 35। तो दूरी हमारे पास आ गई 35 मीटर। अर्थात ध्वनि हमें कितनी दूरी जाकर के आनी चाहिए तब हमें प्रतिध्वनि सुनाई देगी, तो 35 मीटर जानी चाहिए ध्वनि। अब ध्वनि देखो, प्रतिध्वनि हमें कब सुनाई देगी, जब ये ध्वनि यहाँ से चल करके यहाँ जाएगी और यहाँ से चल करके वापस आएगी, तभी तो हमें सुनाई देगी ध्वनि। तो हमें हमारे से जाएगी पहाड़ पर और पहाड़ से आएगी हमारे पास, और टोटल दूरी कितनी होनी चाहिए, 35 मीटर। अगर टोटल दूरी 35 मीटर होगी तो आधी दूरी कितनी हुई, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी हुई, तो ये हो जाएगा 35 का आधा, 35/2। तो ये हो जाएगा, तो पहाड़ की जो दूरी हो जाएगी हमसे पहाड़ की दूरी, तो वो हो जाएगी 35 का आधी हो जाएगी, 35/2। तो ये आगे 17.5 मीटर। अर्थात जब कोई पहाड़ हमसे 17.5 मीटर दूरी पर होगा, तो देखो ध्वनि को हमने जैसे ध्वनि उत्पन्न करी तो ध्वनि को यहाँ तक जाने में कितनी दूरी हो गई, 17.5, और इससे टकरा के वापस आई 17.5, तो 17.5 और 17.5 जुड़ के कितनी हो गई, 35 मीटर हो गई। तो ये 35 मीटर जैसी दूरी हो गई तो हमें क्या सुनाई दे देगी, प्रतिध्वनि सुनाई दे देगी। इसलिए प्रतिध्वनि सुनने के लिए जो हमसे पहाड़ की दूरी होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 17.5 होनी चाहिए। हमें यहाँ दो बातें ध्यान में रखनी है प्रतिध्वनि सुनने के लिए, एक तो समय का अंतर 0.1 सेकंड होना चाहिए, और दूरी जो है वो कम से कम 17.5 मीटर की होनी चाहिए। ये दो बातें महत्वपूर्ण है। तो यहाँ से हमने ध्वनि का परावर्तन वाला कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं।